वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 25 जून 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल GSAT 24 के बारे में है। मामला कुछ यूं है कि अभी हाल ही में जो टाटा कंपनी है उसकी जो विंग है टाटा प्ले, उन्होंने इसरो से ये कहा कि आप हमारे लिए एक सैटेलाइट क्यों नहीं लॉन्च कर देते। वो सैटेलाइट जो हमें डायरेक्ट टू होम या D2H सर्विस देने में मदद करे। D2H सर्विस जिसके जरिए आप टेलीविजन में कई सारे प्रोग्राम्स देखते हैं, उसके लिए सैटेलाइट्स वर्क करती हैं। आपके घर के छत पर एक छतरी एंटीना के साथ लगा दिया जाता है जो सैटेलाइट से खुद को कनेक्ट कर लेता है और उसके बाद आपके टेलीविजन पर प्रसारण किए जाते हैं। तो टाटा प्ले ने कहा कि आप हमारे लिए एक सैटेलाइट लॉन्च कर दीजिए बना के, जिससे हम लोगों को बढ़िया से टीवी दिखा सकें और उसके बदले में आप हमसे पैसे ले लीजिएगा। इसरो ने यह कहा कि सैटेलाइट तो हम बना देंगे, कोई समस्या की बात है नहीं, लेकिन लॉन्चिंग वाला काम अभी हम नहीं कर रहे हैं। लॉन्चिंग की जिम्मेदारी हम अपनी एक विंग को दे देते हैं, दैट इज NSIL। 2019 में हमने इसको बनाया है। ये हमारी कमर्शियल विंग है। ये जो पैसे लेके काम करने वाला हिसाब किताब है ये NSIL ही देखेगा, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। तो टाटा प्ले ने कहा हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप सैटेलाइट बना दो, NSIL से लॉन्च करवा दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हुआ, GSAT 24 इसरो ने बनाया टाटा प्ले के लिए। इसरो ने GSAT 24 बना दिया टाटा प्ले के लिए। अब इसके बाद यह जिम्मेदारी दे दी गई NSIL को कि आप इसको लॉन्च कर दीजिए। NSIL ने कहा हम तो इसको लॉन्च कर ही नहीं सकते। तो इसरो ने कहा क्यों भाई, आप इसे लॉन्च क्यों नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि आपने जब यह सैटेलाइट बनाई तो आपने एक बात का ध्यान नहीं रखा, आपने इसका वेट 4180 kg डाल दिया है और हमारे पास ऐसा कोई रॉकेट नहीं है जो इतने भारी सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में ले जाके स्टैब्लिश कर सकता हो। तो मामला क्या हुआ कि हमारे पास जो अभी सबसे ताकतवर रॉकेट सिस्टम है दैट इज GSLV Mach 3। GSLV Mach 3 जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में अप टू 4 टन तक का वेट लेके जा सकता है और यहां पर जो वेट था वो 4 टन से ज्यादा था। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो होता है वो हमारी अर्थ से 35,785 किलोमीटर अबव होता है और यहां पर जब हम किसी सैटेलाइट को लेके जाते हैं तो उसे हम अर्थ के रोटेशन के साथ लॉक कर देते हैं। यानी कि अर्थ अगर 23 आवर्स 50 सेकंड में एक चक्कर लगाती है अपनी धुरी पे, तो बिल्कुल उसी तरीके से ये सैटेलाइट भी चक्कर लगाती है। तो होता क्या है कि जिस लोकेशन पे वो फीड हो गई वहीं पे फिट हो गई। यहां पे आपने अपनी घर की छतरी को इसकी ओर कर दिया तो ये आपकी अर्थ के साथ ये छतरी भी घूमती जाएगी, सैटेलाइट भी घूमता जाएगा, तो आपका जो कनेक्शन है टेलीविजन का वो बिगड़ेगा नहीं। अब बात फंस गई। इसरो ने कुल मिला के GSAT 24 4180 kg का बना तो दिया, लेकिन NSIL इसे लॉन्च नहीं कर सकता था। NSIL ने कहा कोई टेंशन वाली बात नहीं है टाटा प्ले जी, हम इसे लॉन्च करवा देंगे। बोले आप कहां से लॉन्च करवाओगे। उन्होंने कहा कि हम फ्रांस से बोल देते हैं, फ्रांस इसको लॉन्च कर देगा। उन्होंने फ्रांस से कहा कि आप इसको लॉन्च कर दो। फ्रांस ने कहा कि ठीक है, हमारे पास एक बढ़िया सा रॉकेट सिस्टम है कोरू, हम उससे लॉन्च कर देते हैं। लेकिन क्या अगर हम इसे अपनी साउथ अमेरिका में फ्रेंच गुयाना से लॉन्च कर दे तो आपको कोई दिक्कत। NSIL ने कहा हमें कोई टेंशन नहीं है, आप कहीं से भी लॉन्च कर दो। ये है साउथ अमेरिका का मैप, यहां पे आपको वेनेजुएला दिख रहा है, ये है गुयाना, ये है सूरीनाम, ये है फ्रेंच गुयाना। वैसे तो ये टेरिटरी साउथ अमेरिका में है लेकिन ये फ्रांस की है और यहां पर ये सैटेलाइट लॉन्चेस वगैरह भी करते हैं। तो कुल मिला के ये जो GSAT 24 सैटेलाइट है ये टाटा प्ले के लिए इसरो ने बनाया। लॉन्च करने की जिम्मेदारी NSIL के पास थी जो कि कमर्शियल विंग है इसरो की। लेकिन चूंकि ये सैटेलाइट बहुत भारी थी और हमारा जो Mach 3 है दैट इज GSLV Mach 3 वो इसे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में नहीं ले जा सकता था, दैट इज द हाइट ऑफ 35,785 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। तो ये जिम्मेदारी दे दी गई फ्रांस को। फ्रांस ने अपने कोरू लॉन्च व्हीकल से फ्रेंच गुयाना से इस सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया। इतनी कहानी अगर आपको समझ में आ गई तो आपने पूरा टॉपिक समझ लिया है। इतने से आपको यह क्लियर हो गया कि ये 24 KU बैंड का एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो D2H सर्विसेज के लिए काम करेगा। इसे बनाया इसरो ने और ये बनाया गया है NSIL के लिए। ध्यान दीजिएगा कि इसकी ओनरशिप और ऑपरेशनल सारे अधिकार NSIL के होंगे। ये काइंड ऑफ टाटा प्ले के लिए लीज पर होगा। ये सैटेलाइट हाई क्वालिटी टेलीविजन, टेलीकम्युनिकेशन और ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज देगा DTH नीड्स के लिए। एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि ये डिमांड ड्रिवन कम्युनिकेशन सैटेलाइट है और ये ऐसी पहली सैटेलाइट है जहां पर किसी ने कहा कि हमारे लिए सैटेलाइट लॉन्च कर दो और इसरो ने बना के लॉन्च करवा दिया। डिमांड ड्रिवन सैटेलाइट का मतलब यही होता है
कि आपको पता होता है एंड कस्टमर कौन है, आप ये सैटेलाइट बना रहे हो तो इसे इस्तेमाल कौन करेगा, कि टाटा के लिए बनाया गया और लॉन्च कर दिया गया, लेकिन ये उनका है नहीं, ओनरशिप तो अभी भी NSIL की ही है। तो ये पूरा आर्टिकल आपने समझ लिया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में है। कॉर्पोरेशन मिनिस्टर ने अभी हाल ही में ये बोला कि जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं इन्हें आप सेकंड ग्रेड के बैंक्स के तौर पे ना देखिए, ये बिल्कुल स्ट्रेंथेंड होंगे और ये ट्रांसपेरेंट बैंकिंग मेथड्स को भी ऑप्ट करेंगे ताकि ये ट्रेडिशनल बैंक्स के साथ कंपीट कर सकें। कोऑपरेटिव बैंक एक ऐसी फाइनेंशियल एंटिटी होती है जो उसके मेंबर्स से बिलोंग करती है। फर्दर वो उस बैंक के ओनर भी होते हैं और कस्टमर भी होते हैं, वो उनके एसेट्स में इन्वॉल्व होते हैं इस बैंक के, और ये इजी लोन्स दे देते हैं ऐसे लोगों के लिए जिनके पास तक ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम अवेलेबल नहीं है, उनके पास बहुत ज़्यादा मॉर्टगेज रखने को नहीं है, तो वो आसानी से लोन नहीं ले पाते। तो यहां पर देखिए जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं वो 4 कानूनों के तहत रेगुलेट किए जाते हैं। सबसे पहले तो उन्हें रजिस्टर करना होता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के तहत, या फिर स्टेट में जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है 2002 का, उसके तहत। फर्दर इसे गवर्न किया जाता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 के तहत और बैंकिंग लॉज कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट ऑफ 1955 के तहत। आरबीआई का रेगुलेशन कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। दे आर कस्टमर ओन्ड, मतलब कुल मिला के जिन लोगों ने उसमें पैसे डाले होते हैं वही उसे ओन करते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स के जो मेंबर्स होते हैं वो उसके कस्टमर भी होते हैं और वही उस बैंक को ओन भी करते हैं। डेमोक्रेटिक होता है नेचर में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सभी जो कोऑपरेटिव मेंबर्स होते हैं वो 1 पर्सन 1 वोट के बेसिस पे उन्हें चुनते हैं। जो प्रॉफिट होता है सबसे पहले तो उसे एक रिजर्व में डाल दिया जाता है ताकि बैंकिंग ऑपरेशन में कोई दिक्कत ना आए, और फिर प्रॉफिट का एक हिस्सा जो कोऑपरेटिव मेंबर्स होते हैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन में मदद करता है। जो अनबैंक्ड रूरल मासेस हैं उन तक भी बैंकिंग सर्विसेज को पहुंचाया जाता है। आरबीआई अपॉइंटेड कमेटी ने कैटेगराइज किया है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स यानी कि यूसीबी को 4 कैटेगरीज में। पहली कैटेगरी टियर 1 की है जहां पर ये बैंक्स 100 करोड़ तक का डिपॉजिट ले सकते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स जो 100 करोड़ तक का डिपॉजिट अपने पास रख सकते हैं वो टियर 1 में आते हैं। वो कोऑपरेटिव बैंक्स जो 100 करोड़ से 1000 करोड़ तक का डिपॉजिट रख सकते हैं टियर 2 में आते हैं। वो जो 1000 करोड़ से 10,000 करोड़ तक का डिपॉजिट ले सकते हैं वो टियर 3 में आते हैं। और वो कोऑपरेटिव बैंक्स जो 10,000 करोड़ के ऊपर का डिपॉजिट ले सकते हैं या उससे ज्यादा अमाउंट का डिपॉजिट रख सकते हैं अपने पास, वो टियर 4 में आते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बैंक हो गए ना, इनका साइज बहुत बड़ा होगा, इसीलिए वो जो टियर 4 के कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं उन्हें बेसल 3 के सभी प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स फॉलो करने होते हैं। जो कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो होता है क्रार, वो 9% से 15% के बीच में इनको फॉलो करना होता है। देखिए ये वो अमाउंट होता है जो बैंक को अपने पास रखना होता है। जैसे जब भी कोई लोन दिया जाता है तो उस लोन में रिस्क होता है कि वो लोन वापस आ पाएगा कि नहीं। रिस्क को इवैल्यूएट किया जाता है। रिस्क 100% का हो सकता है, कई बार जैसे स्टील एंड आयरन सेक्टर में बहुत बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रहा था तो वहां पर रिस्क 300% तक का होता था कि 300% संभावना है कि लोन नहीं आ पाएगा, लेकिन लोन तो देना पड़ता है। तो जिस हिसाब से लोन का रिस्क है उसी के बेसिस में आपको एक रेशियो अपने पास रखना होता है ताकि बैंक स्टेबल बना रहे, और उसे रिस्क वेटेड एसेट रेशियो यानी कि इकरार कहा जाता है। तो ये तो कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में मामला हो गया। यहां पे देखिए क्वेश्चन है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का। 3 स्टेटमेंट है आपके पास। ये सुपरवाइज और रेगुलेट किए जाते हैं लोकल बोर्ड्स के द्वारा जिन्हें स्टेट गवर्नमेंट्स बनाती हैं। दूसरा, ये इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकते हैं। और तीसरा है कि इन्हें बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 के तहत लाया गया एक अमेंडमेंट के माध्यम से 1966 में। इसका सही जवाब 2 and 3 ओनली है। देखिए यहाँ पर जो रेगुलेशन होता है वो आरबीआई का होता है, तो ये पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पार्टिसिपेटरी नोट्स के बारे में है। इंडियन कैपिटल मार्केट में पार्टिसिपेटरी नोट्स से जो इन्वेस्टमेंट हुआ है उसमें गिरावट देखी गई है। अब जो ये इन्वेस्टमेंट है वो 86,706 करोड़ तक आ गया है। मई एंड का डेटा है 2022 का हमारे पास। क्या होते हैं पी नोट्स? कई सारे दूसरे देश के इन्वेस्टर्स होते हैं। सपोज करिए पर्सन ए है, वो इंडिया के मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो खुद को रजिस्टर नहीं करना चाहते। यहाँ का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, एनएसई है, बीएसई है, वो उसमें खुद को रजिस्टर नहीं करना चाहते। स्टिल वो इंडियन कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो वो यहाँ पे क्या करते हैं, वो किसी कंसल्ट कर लेंगे एफपीआई से, यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स से। ये जो एफपीआईज होते हैं वो इंडिया के बीएसई या एनएसई में रजिस्टर्ड होते हैं। वो कंसल्ट करेंगे एफपीआई से, बोलेंगे आप हमें अपनी ओर से इन्वेस्ट करवा दो। तो एफपीआई ये पर्सन ए का पैसा लेगा और इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट कर देगा, और इसके बदले में पर्सन ए को दिया जाएगा एक पार्टिसिपेटरी नोट, यानी कि आपने हमारे इन्वेस्टमेंट में पार्टिसिपेट किया। इसके लिए पर्सन ए को एक पी नोट मिलेगा, पार्टिसिपेटरी नोट। इसके जरिए जो पर्सन ए हैं वो इंडियन स्टॉक मार्केट में खुद को रजिस्टर किए बिना ही भारत में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट वोलाटाइल होता है,
इस संबंध में रेगुलेशंस बहुत ईजी होते हैं, इसीलिए इस इन्वेस्टमेंट के बाहर जाने का खतरा भी ज्यादा रहता है। तो कुल मिला के पी नोट्स ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि ओडीआईज होते हैं, जिन्हें इशू किया जाता है रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के द्वारा। किसी भी ओवरसीज इन्वेस्टर को जो इंडियन स्टॉक मार्केट का हिस्सा तो होना चाहता है लेकिन सीधे नहीं, वो खुद को रजिस्टर नहीं करना चाहते, तो रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। आप एफपीआई के पास जाइए, उनको पैसे दीजिए और उस अमाउंट का पी नोट ले लीजिए। इंडियन स्टॉक में जो पी नोट्स होते हैं वो अंडरलाइंग एसेट्स होते हैं, इनके ऊपर रेगुलेशंस काफ़ी इजी होते हैं। नॉन रेसिडेंट्स इसका इस्तेमाल करते हैं, इसके जरिए वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या शेयर्स खरीद सकते हैं। लेस स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस होते हैं। ये तो मामला आपने पी नोट्स का समझ ही लिया है। यहाँ पे देखिए प्रश्न आया था 2012 के प्रीलिम्स में, इनमें से कौन एफडीआई का हिस्सा होता है? फॉरेन कंपनीज, सब्सिडरी ऑफ फॉरेन कंपनीज जो इंडिया में वर्क कर रही हैं, मेजॉरिटी फॉरेन इक्विटी होल्डिंग इंडियन कंपनी, कंपनीज जो एक्सक्लूसिवली फॉरेन कंपनीज से फाइनेंस हो रही हैं, या पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है वो एफडीआई का हिस्सा नहीं होता, बाकी तीनों होते हैं। तो 1, 2 and 3 विल बी द आंसर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल बेडती वर्धा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में है। कर्नाटका के जो इन्वायरमेंटल ग्रुप्स हैं वो इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं, जहां पे बेडती और वर्धा रिवर को कनेक्ट किया जा रहा है। उनका ये कहना है ये अनसाइंटिफिक है और पब्लिक मनी का वेस्ट है। यहां पर देखिए, ये आपको तुंगभद्रा नदी दिख रही है। तुंगभद्रा नदी की सब्सिडरी है या ट्रिब्यूटरी है वर्धा नदी। यहां पर है बेडती नदी। वर्धा नदी को बेडती नदी से कनेक्ट किया जा रहा है ताकि जो एक्सेस पानी है वो बेडती नदी के रीजन में या रिवर बेसिन में पहुंचाया जा सके। बेडती वर्धा प्रोजेक्ट जो है वो 1992 में शुरू किया गया था ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई के लिए। यहाँ पे जो बेडती रिवर है उसे, बेडती रिवर देखिए अरेबियन सी में फ्लो करती है, ठीक है। वहीं जो वर्धा रिवर है वो तुंगभद्रा नदी की ट्रिब्यूटरी है जो फाइनली जाती है कृष्णा में और चली जाती है बे ऑफ बंगाल में। एक डैम बनाया जाएगा हिरेवदत्ती में, जो गडक डिस्ट्रिक्ट है वहां पे। सेकेंड डैम बनाया जाएगा उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट में, सिरसी में। दोनों डैम्स जो पानी है उसे वर्धा नदी तक लेकर जाएंगे एक टनल के माध्यम से। जो प्रोजेक्ट है उसमें जो वाटर सरप्लस सिरसी येलापुरा रीजन है जो उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट में है, वहां से पानी को हम सूखे या कम पानी वाले रायचूर, गडग या कोपल डिस्ट्रिक्ट में लेकर जाएंगे। इसके लिए जैसे गडक डिस्ट्रिक्ट में जो हम पानी लेके जाएंगे उसके लिए हमें 61 मेगावाट पावर की जरूरत होगी। उसमें भी श्योरिटी नहीं है कि इतने पावर का इस्तेमाल करके भी हम पानी पहुंचा पाएंगे या फिर नहीं पहुंचा पाएंगे। स्टिल ये प्रोजेक्ट जो है वो ऑनगोइंग है और इसके ऊपर विरोध भी चल ही रहा है। प्रश्न आया था 2016 में रिवर लिंकिंग इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट पे, पूछा गया था हाल ही में कौन सा लिंकिंग प्रोजेक्ट जो है वो अंडरटेक किया जा रहा है, उस पर काम किया जा रहा है। सही जवाब था बी, कृष्णा गोदावरी इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट यानी कि केजी इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। तो भी उस समय आंसर था। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नेशनल लॉजिस्टिक्स एक्सीलेंस अवार्ड के बारे में है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉर द फर्स्ट टाइम नेशनल लॉजिस्टिक्स एक्सीलेंस अवार्ड अभी हाल ही में होस्ट किया है। लॉजिस्टिक्स एक मैकेनिज्म होता है जिसमें एक सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जाता है। इसमें सामान की लोडिंग, ट्रांसपोर्टेशन, अनलोडिंग सब कुछ शामिल होता है। इन बिटवीन जो पेपर वर्क होता है सब कुछ इस लॉजिस्टिक्स का पार्ट होता है। ये लॉजिस्टिक्स कितना स्मूथ है इसी बात पर डिपेंड करता है कि एक कंट्री कितनी आसानी से अपना व्यापार कर पा रही है। हमारे यहाँ लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, ये पूरा प्रोसेस काफ़ी समय लेता है और काफ़ी खर्चीला है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इस अवार्ड को लॉन्च किया। इसमें हम देखेंगे कि जो लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइडर हैं ऐसे कौन से हैं जो इनोवेशन लेकर आ रहे हैं, डाइवर्सिटी और एफिशिएंसी लेकर आ रहे हैं, जो ना केवल लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट को घटा रहे हैं बल्कि काम भी तेजी से कर रहे हैं। 12 कैटेगरीज में ये अवार्ड दिया जाएगा। 2 मेजर सेगमेंट्स होंगे, एक होगा लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए और दूसरा यूजर इंडस्ट्रीज के लिए। इसके अलावा देखिए एक और इनिशिएटिव चल रहा था, एक रिपोर्ट आती है लीड्स की, लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, किस स्टेट में लॉजिस्टिक्स कितना आसान है, और उसके साथ ही साथ लॉजिस्टिक्स एक्सीलेंस अवार्ड भी आ गया। ये दोनों एनुअल एक्सरसाइज होगी जिसके माध्यम से जो प्राइवेट सेक्टर है हम उसमें लॉजिस्टिक्स को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। आई होप आप लॉजिस्टिक्स का मतलब भी समझ गए और इसके बारे में भी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ओजीएक के बारे में है। अफ्रीकन कोर्ट ने अभी जो केन्या की जो सरकार है उनसे कहा है कि आप $1.3 मिलियन हर्जाने के रूप में देंगे ओगिएक पीपल को। ओगिएक जो लोग हैं वो वहाँ की जनजाति है, इंडिजिनियस लोग हैं, केन्या की माइनॉरिटी हैं, मार्जिनलाइज्ड हैं। केन्या देखिए ये अफ्रीका का मैप है, यहाँ पर है केन्या। ये हनी गैदरर्स रहे हैं हमेशा से, फ्रूट्स एंड रूट्स से अपना भोजन इकट्ठा करते हैं, ट्रेडिशनल बी कीपिंग भी करते हैं। माउ फॉरेस्ट का जो रीजन है वहाँ पर सदियों से वो वहीं पे रह रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी से काफ़ी लिंक्ड हैं, वहाँ के जंगलों को बचाते हैं। इनफैक्ट
ओगेक का मतलब ही होता है, अगर मैं सही प्रोनाउंशिएट कर रहा हूं तो, केयर टेकर ऑफ ऑल प्लांट्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। तो ये जंगलों को बचाते हैं। काफ़ी लंबे समय से, जब से केन्या आज़ाद हुआ उसके बाद से ही इन्हें इनके घरों से निकाला गया। कंपनसेशंस भी नहीं दिए गए वेरियस प्रोजेक्ट्स के नाम पे। 13 सालों से ये केस चल रहा था। फाइनली 2017 में भी एक बार इनके फेवर में जजमेंट आया था, अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हुआ था। अभी एक बार फिर से इनके फेवर में जजमेंट आया है और 1 साल के भीतर वहाँ की सरकार को, केन्या की सरकार को एक फंड बनाना होगा जिसमें वो सारे पैसे डालेंगे, जिसके जरिए जो ओगेक पीपल हैं उन्हें कंपनसेट किया जाएगा। तो आइए रिवीजन करते हैं। GSAT-24 हाई क्वालिटी टेलीविजन टेलीकम्युनिकेशन ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज देगा, सही है। पार्टिसिपेटरी नोट्स, ये ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं। FPIs जारी करते हैं, सही है। कोऑपरेटिव बैंक्स, मेंबर्स के पास जो वोटिंग राइट होता है उनके शेयर्स के बेसिस पे होता है, गलत है। 1 पर्सन 1 वोट का पूरा प्रावधान है। आज का ये सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।